कुछ हेडिंग डाले थे ना आप? कंक्लूजन एंड कन्वेंशन ऑफ दिस लॉ। अच्छा, फर्स्ट लॉ का है ये। लिखिए तो सबसे पहली बात। लिखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स इन नेचुरल स्टेट इज टेकन जीरो। किसी भी सब्सटेंस का नेचुरल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी, अपना जो इंटरनल एनर्जी होता है, वो कितना माना गया है? जीरो। और ये क्यों माना गया है जीरो, आप इसको समझिए। जैसे पहले कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी ऑफ आयरन एटम, इसको हम जीरो मानेंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ, देखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स इन नेचुरल स्टेट, हम नेचुरल स्टेट की बात कर रहे हैं। आयरन नेचुरल स्टेट में आयरन Fe के रूप में यदि है सिंगल स्टेट में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में नहीं रहता है, वो कैसे रहेगा? O2 के रूप में। तो इसका क्या मानेंगे? जीरो। इंटरनल एनर्जी ऑफ Mn क्या मानेंगे? जीरो। कारण इसका ये है कि एक अकेला एटम के अंदर, अकेला एटम जो दिखता भी नहीं है, उसके अंदर की एनर्जी इतनी कम होती है कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? जीरो। तो ये एक कन्वेंशन है, ये एक कंसिडरेशन है जिसको आपको मानना पड़ेगा, तब जाके आप इसके आगे की बात को समझ पाएंगे। दूसरी बात है कि जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए और कोई दूसरा एलिमेंट है बी। ये दो एलिमेंट ए और बी आपस में रिएक्शन किया। दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं यहाँ, और दोनों आपस में रिएक्शन किया, और रिएक्शन करके किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया। और वो प्रोडक्ट क्या है? ए बी। और इस दौरान यह क्यू कैलोरी एनर्जी रिलीज किया, या मान लीजिए क्यू किलो कैलोरी। तो ऐसी स्थिति में बताइए, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन यदि स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो स्टैंडर्ड ले सकते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? माइनस क्यू किलो कैलोरी। बोलिए, यही ना होगा? अब जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, अभी तुरंत जो आप ऊपर पर बात पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलें, तो किसी भी एलिमेंट का अपने जो फ्री नेचुरल स्टेट होता है उसमें उसका इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ बी, ये बराबर होगा किसके? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बी के और प्लस क्यू के। बिकॉज एनर्जी के नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसके हिसाब से यदि हम चलें तो ये क्यू किलो कैलोरी होगा। अब बताइए, इंटरनल एनर्जी ऑफ एक कितना माना, कितना गया है? जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो, ये कितना हो जाएगा? जीरो। बराबर इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बी, नहीं हो जाएगा ये? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बी, इंटरनल एनर्जी ऑफ, प्लस क्यू। एक मिनट रुक जाइए तो। यहाँ पर डेल्टा एच एफ जो होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। प्लस क्यू होगा, ये भी बराबर क्या होगा? माइनस क्यू। और आप देखिए यहाँ, ये क्यू क्या है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी।
इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बी। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ लिख सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। यहां से एक बात स्पष्ट है कि किसी भी कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वह उसके इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है। यदि आप स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, अदर कंडीशन लेंगे तो नॉर्मल हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा। यहां तक पहले लिखिए। तो यहां पर प्लस और माइनस बस हीट को बता रहा है कि वो निकल रहा है, जा रहा है, आ रहा है, सिंपली। एक मिनट रुक जाइए, यहां से लिखना है आपको। लिखिए ऊपर से। तो शाम में दोबारा आना बड़ा टफ लगता है, लेकिन तुम लोग को भीड़ नहीं लगता है क्या? तुम लोग का कितना क्लास करते हैं? ठीक है, पढ़िए मन लगा के। यहां पर ई ए बी बराबर आया -q। -q जो है वो किसके बराबर है? डेल्टा एच एफ के। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच एफ जो है वह इंटरनल एनर्जी के बराबर है। अब आप एक चीज देखिए कि अभी हम वहां पर ऊपर पर लिखे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स इन नेचुरल स्टेट इज टेकन 0। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन नेचुरल स्टेट इज टेकन 0, बिकॉज डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। तो इसका ये तीसरा पॉइंट बन जाता है। लिखेंगे आगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इन नेचुरल स्टेट इज टेकन 0। जैसे आप यहां लिख सकते हैं डेल्टा एच एफ ऑफ एफ ई, बोलिए कितना होगा? 0। डेल्टा एच एफ ऑफ O2 कितना होगा? 0। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ, डेल्टा एच एफ ऑफ O3 ये 0 नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि ये इसका नेचुरल स्टेट नहीं है। यदि आप इसी में डेल्टा एच एफ ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस लिए, जो कि मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप्स है, तो ये क्या होगा? 0। लेकिन इसी में आप डेल्टा एच एफ ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस लेंगे तो ये 0 नहीं होगा। ध्यान रहे कि डेल्टा एच एफ ऑफ डायमंड ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये इसका नेचुरल स्टेट नहीं है कार्बन का। डेल्टा एच एफ ऑफ रोम्बिक सल्फर ये 0 होगा, लेकिन डेल्टा एच एफ ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो जो एलिमेंट जिस नेचुरल स्टेट में पाया जाता है, जो उसका कॉमन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, उसमें वो रहना चाहिए, तब 0 होगा, अन्यथा 0 नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि ओजोन जो है ये ऑक्सीजन, सुनिएगा ध्यान से, O2 और O के मिलने से ना ऑक्सीजन बनेगा, तो वहां पर तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। फिर होता रहेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ हीट का अमाउंट होगा, फिर वहां पर कैलकुलेशन होगा। तो यहां से अभी तक मैं आपको मुख्य रूप से 2 चीज सीखने के लिए मिला।
एक जो सबसे पहला चीज था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है नेचुरल स्टेट में यदि सब्सटेंस रहे तो। और यदि कोई भी सब्सटेंस नेचुरल स्टेट में रहे तो उसका इंटरनल एनर्जी हम लोग कितना लेते हैं, जीरो, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। क्या हो गया लिखा हुआ? हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच। देखिएगा इधर, कार्बन प्लस O2 ये आपस में मिलता है तो CO2 बनाता है। कार्बन वही ग्रेफाइट वाला, ऑक्सीजन जो है ये गैस है, और प्लस ये एनर्जी रिलीज करता है आपको 94 किलो कैलोरी। ठीक है, और सुनिए, H2 गैस O2 गैस के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाता है H2O लिक्विड। यहां पर हाफ कर दो। रिएक्शन बैलेंस है क्या? बैलेंस है। ये एनर्जी रिलीज करता है 68 किलो कैलोरी। CH4 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट बनाता है CO2 प्लस H2O, और ये एनर्जी रिलीज करता है 212 किलो कैलोरी। आप याद कीजिए ये रिएक्शन तीनों एक पहले भी हम लिख चुके हैं। बताइए तो ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? नीचे वाला ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 कर दीजिए। 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 2। आपसे ये डाटा दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा बताइए डेल्टा HF ऑफ, डेल्टा HF नोट हम कह लेते हैं, चूंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन का ना वैल्यू है जो हीट चेंज है। डेल्टा HF ऑफ CH4 इज इक्वल टू व्हाट? जो बात अभी आप पढ़े हैं उसी के हिसाब पर आपको यहाँ चलना पड़ेगा और क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा उसी के कंसेप्ट के आधार पर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले हम एक क्वेश्चन बना देते हैं, तब आप अगला क्वेश्चन हम आपको 3 को दे देंगे, आप इसको घर से बना के लाइएगा तो ज़्यादा बेहतर और अच्छा से समझ में आ जाएगा। बताइए, एक चीज बताइए, इसका ये एक तरह से क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है। हम हेडिंग क्या लिखे हुए हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच। हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का कैलकुलेशन कर रहे हैं, हीट ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन कैसे चलेंगे, हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 चाहिए तो CH4 वाले इक्वेशन से चलना पड़ेगा। CH4 प्लस 2O2 कन्वर्ट कर रहा है CO2 प्लस 2H2O प्लस 212 किलो कैलोरी में। यहाँ तक कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो अब जरा बताइए कि एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से इधर की टोटल एनर्जी उधर के टोटल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ मीथेन एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू sum of internal energy of carbon dioxide, internal energy of 2 molecules or 2 moles of H2O and 212 kilocalorie according to energy conservation. Energy can neither be created nor destroyed, उसका तो मतलब ये energy conservation। तो बताइए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं internal energy of CH4 प्लस यहाँ पर क्या गो O2 है, 2 गो, तो दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ने रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 इंटू इंटरनल एनर्जी ऑफ O2। यहाँ बराबर का साइन दे देते हैं चूंकि आप इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर बताइए क्या लिखेंगे,
इंटरनल एनर्जी ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू इंटरनल एनर्जी ऑफ H2O और प्लस 212 किलो कैलोरी लिख दें। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अच्छा, इसी इक्वेशन को हम चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं वो सुनिए। अभी तुरंत हम देखें हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लेके चलेंगे। तो देखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी डेल्टा HF0 ऑफ CH4 प्लस 2 इंटू डेल्टा HF0 ऑफ O2 इज इक्वल टू डेल्टा HF0 ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू डेल्टा HF0 ऑफ H2O और प्लस कितना हो जाएगा? क्या कोई दिक्कत है इसमें? लिख सकते हैं कि नहीं? आपसे क्या पूछा क्या है? डेल्टा HF0 ऑफ CH4 यही ना पूछा है। यानी आपसे क्या, आपको क्या निकाल, ये निकालना है। तो हम इस इक्वेशन से आगे चलकर लिख सकते हैं डेल्टा HF0 ऑफ CH4 प्लस 2 इंटू डेल्टा HF0 ऑफ O2। O2 इज नेचुरल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन and internal energy of natural state of any elements is taken 0, then 2 into 0। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? इज इक्वल टू डेल्टा HF0 ऑफ CO2। CO2 इज नॉट ए नेचुरल एलिमेंट, इसका फॉर्मेशन होगा कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से। इसके बारे में तो क्वेश्चन ऑलरेडी कह दिया है आपको। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन दे रखा है ना, कार्बन ऑक्सीजन CO2 बनाया और 94 किलो कैलोरी एनर्जी को रिलीज किया। तो बताइए, एनर्जी रिलीज किया है, ध्यान रहे, वैल्यू कैसा होगा, निगेटिव या पॉजिटिव? माइनस में ना होगा। तो इसका यहां पर आपको लिखना पड़ेगा माइनस 94 किलो कैलोरी प्लस 2 इंटू डेल्टा HF ऑफ H2O इज नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू क्वेश्चन आपको एक रिएक्शन के मदद से दे चुका है। यहाँ पर हीट फॉर्मेशन किसका हो रहा है? H2O का। और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है, वो कितना दिया है? 68 किलो कैलोरी। वहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हीट ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक चल रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू कितना, -68 किलो कैलोरी प्लस 212 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर डेल्टा HF0 ऑफ CH4 इज इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 94 प्लस 60 दूना 120, 8 दूना 16, 136 हो जाएगा क्या? प्लस नहीं, -136 अब प्लस 212 किलो कैलोरी। बोलिए ऐसा इतना होगा कि नहीं? अब इसको देख लीजिए कितना होगा। 4 जोड़ दीजिए हो जाएगा ये 40 और 90 जोड़ दीजिए हो जाएगा 230। कितना हो गया? 230 है ना हुआ? तो 12 उसमें घटा दीजिए, -18। इसका आंसर आ जाएगा -18 किलो कैलोरी। समझ में आया कैसे बनेगा ये? इस तरह से बनेगा। एक बार देख लीजिएगा, इसे सही ही लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन रहता है, आप इसको देख लीजिए एक बार। कहीं दिक्कत हो तो बोलिए। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हम लिखे थे कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच। क्या इसमें किसी भी स्टेप में परेशानी है? उतारिए तो, उतारना शुरू कीजिए यहाँ से। फिर क्वेश्चन आपको हम देते हैं, 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसको बना के लाइएगा। ऊपर कर दें। हाँ, इसका आंसर -18 ही है। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा।
केमिस्ट्री को यदि डिटेल में कोई भी आदमी पढ़ाएगा ना तो पूरा का पूरा ख़त्म करना इस पॉसिबल नहीं है 11th का टॉपिक। अभी भी इसको ख़त्म करने में 2.5-3 महीना लगेगा कम से कम, लगातार पढ़ाते रहें तो। यानी छोड़ छोड़ के यदि पढ़ाएं तब हो जाएगा मोटा मोटी। हम लोग 9-10 में थे तो ये गाना निकला था। कौन गाना बज रहा था बाहर अभी? नहीं सुनी क्या? सुना तुम लोग? नहीं। वो गाना है ना, तेरा सराफा कैसा है हमदम, कैसे चमके धूप में शबनम। शायद वेलकम मूवी का गाना है। चेंज करें हम? लिखिए तो क्वेश्चन। चेंज करें ना, चेंज। लिखिए तो क्वेश्चन, लिखिए तो। लिखेंगे कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन from the following data. From the following data, H2 plus half O2 कन्वर्ट होता है H2O में, 65 किलो कैलोरी दिया है। ध्यान रहे यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, कुछ अपना लिख दिया है, तो उसी के हिसाब से चलेंगे, जो क्वेश्चन कहेगा उसी के हिसाब से चलेंगे। कार्बन प्लस O2 बनाता है CO2 प्लस 97 किलो कैलोरी लिख दिया गया। C2H4 प्लस O2 3O2, ये कन्वर्ट करता है 2CO2 प्लस 2H2O प्लस 340 किलो कैलोरी। आप समझे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? नहीं लग रहा है कि एकदम एग्जैक्ट सेम मेथड से निकल जाएगा? तो इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, इसका आंसर आएगा आपको +16 किलो कैलोरी। आंसर लिख लीजिए, मैच कराने में सुविधा होगी, हमको देखना नहीं पड़ेगा। मैंने प्लस में आता है, +16 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन लिखो तो। हो गया? लिखेंगे क्वेश्चन, द हीट ऑफ कंबसन ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, द हीट ऑफ कंबसन ऑफ, द हीट ऑफ कंबसन ऑफ इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, the heat of combustion of ethyl alcohol is 330 kilocalorie. If the heat of formation of CO2, आगे लिखेंगे, if the heat of formation of CO2, if the heat of formation of CO2 and H2O are
and H2O are 94.3 and 68.5 किलो कैलोरी respectively if the heat of formation of CO2 and H2O are 94.3 and 68.5 kilocalorie respectively, then calculate heat of formation of ethyl alcohol then calculate heat of formation of ethyl alcohol. आंसर लिख लेंगे -64.1 किलो कैलोरी आएगा. -64.1 यहाँ लिखा हुआ है, -64.1 किलो कैलोरी. अगला क्वेश्चन लिखेंगे. अगला क्वेश्चन लिखिए तो, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 and H2O are the heat of formation of CO2 and H2O are -94.05 and -68.32 किलो कैलोरी per mole respectively. Full stop. The heat of combustion of methyl alcohol is -173.65 किलो कैलोरी per mole. Then calculate heat of formation of मिथाइल एल्कोहल. इसका आंसर है -57.04 किलो कैलोरी. हो गया, लिख लिए, बन जाएगा. देखो इसमें क्या है ना कि ये जो था इसमें डायरेक्ट रिएक्शन दे दिया, उसको क्या किया, उस रिएक्शन को लैंग्वेज में बदल दिया, बाकी है कुछ नहीं, काम टोटल वैसे ही करना है. आगे हेडिंग डालेंगे. लेप्लास एंड लेवोजियर लॉ. वैसे तो लेप्लास एंड लेवोजियर लॉ को एक अलग नियम के अंतर्गत भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन सच पूछिए तो ये फर्स्ट लॉ के अंतर्गत ही आता है. आप फिजिक्स में पढ़े भी होंगे. क्या है लेप्लास एंड लेवोजियर लॉ? साउंड वेव का? नहीं, साउंड वेव वाला इसमें नहीं है. सुनिए, लेप्लास एंड लेवोजियर लॉ कहता है कि यदि कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो इंथैल्पी चेंज जो फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा, एग्जैक्ट वही इंथैल्पी चेंज उसके बैकवर्ड का भी होगा, खाली दोनों का जो साइन है वो अपोजिट होगा. तो बात तो बड़ी सिंपल सी है, आप ऐसे समझिए जरा. अभी कुछ लिखिएगा मत, देखिए इधर. मान लीजिए कि ए और बी आपस में मिलकर ए बी का निर्माण करता है.
और साथ साथ ये Q कैलोरी एनर्जी को रिलीज करता है। तो आप बताइए कि ए और बी जब जुड़ा तो Q कैलोरी एनर्जी रिलीज हुआ, तो इसी का उल्टा यदि हम, ये बताइए ये कौन सा प्रोसेस है, ये फॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो इसको हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी। अच्छा, इसी को डिसोसिएट कर दें तो, यानी ए बी को अब अलग करना है तो उतने एनर्जी इसको दीजिए आप, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा फिर से ए प्लस बी में। और ये प्रोसेस किस चीज का है, डिसोसिएशन का है। भले आज आप टॉपिक का नाम सुने कि लेप्लास एंड लेवोजियर लॉ है ये, लेकिन क्या ये बात आप पहले से आपको नहीं पता है? ये एक सिंपल सी बात है, तब ना हीट का कंजर्वेशन हो पाएगा या एनर्जी का कंजर्वेशन हो पाएगा। तो लिखेंगे द चेंज इन एंथैल्पी, इसका जो लॉ है वो लिखा रहे हैं, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड backward reaction are equal in magnitude but opposite in sign। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो निगेटिव माइनस क्यू किलो कैलोरी होगा, और इसमें जो हीट ऑफ डिसोसिएशन है वो प्लस क्यू कैलोरी होगा। क्लियर है ये? लिखेंगे तो इसी को एक दूसरे स्टेटमेंट के तौर पर एक और तरीके से हम कुछ इसी तरह से लिखते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस का हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ डिसोसिएशन मैग्नीट्यूड में समान होता है और साइन में अपोजिट होता है। क्लियर है ये? बस यही है। तो दूसरे तरीके से इसको लिख लेंगे, इसको और इसको भी लिखेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ dissociation of a substance are equal in magnitude but opposite in sign। तो जो रिएक्शन यहां पर लिखा हुआ है हम लिख सकते हैं डेल्टा एच एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू, बोले कितना, माइनस क्यू कैलोरी। और इसी में यदि हम डेल्टा एच एफ और यहाँ पर डी आई डबल एस करके लिख दे तो क्या है ये, डिसोसिएशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्लस क्यू कैलोरी। इसका मतलब जिस समय ए और बी आपस में क्लोज आ रहा था, सट रहा था, उस समय एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब जब सट गया और अब आप चाहते हैं कि आप उसको हटा दें तो फिर से आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ डिसोसिएशन एक ही सब्सटेंस का इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन साइन होता है। इस सब का जरूरत पड़ेगा आगे, कभी हीट ऑफ डिसोसिएशन नहीं देगा आपको, फॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताइए तो आप, हीट ऑफ डिसोसिएशन हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर हुआ, हीट ऑफ फॉर्मेशन इंटरनल एनर्जी के बराबर हुआ, तो कहीं से न किसी को जोड़ सकता है, बस खाली साइन पलटते रहेगा। उसमें आपकी कितनी समझदारी है उसके हिसाब से, या कितना बात आप याद रखे हुए हैं उसके हिसाब से चला जाएगा। ठीक है, आप फिजिक्स में एक और टर्म पढ़े होंगे, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये पढ़े हैं कि नहीं? नहीं पढ़े हैं? कोई बात नहीं, बहुत सिंपल चीज है, इसमें पढ़ना क्या है, हीटिंग डालेंगे, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन।
ये लॉ कहता है कि टोटल चेंज इन एंथैल्पी और टोटल चेंज इन हीट of a reaction are constant either a reaction occurs in one step or in several steps. Total change in enthalpy or total change in heat of a reaction are constant either reaction occurs in one step or in several step. पहले आप थोड़ा इस बात को समझिए क्या कहा है ये। पढ़ी थी ये सब की नहीं? क्या है इसका मतलब बताओ तो। एग्जाम्पल, हाँ बताओ ना, एग्जाम्पल बताओ। हाँ हाँ यही बात, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यही है, बस इतने तो बात है। बैठ जाइए। जैसे देखिए इधर, हम मान लीजिए कि एक रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डी में, ठीक है। ये एक रास्ता है, ये एक पाथ है जिसमें ए डायरेक्ट कन्वर्ट किया डी में। लेकिन मान लीजिए कि कभी ऐसा हो कि ए डायरेक्ट डी में ना कन्वर्ट करके ए दो तीन स्टेप को पार करके तब जाके डी में कन्वर्ट करे। जैसे ये भी हो सकता है कि ए पहले कन्वर्ट कर गया किस में, बी में, Q1 एनर्जी को गेन करके, Q हीट एनर्जी को गेन करके, और फिर ये बी कन्वर्ट कर गया किस में, सी में। एक बार फिर से इसने क्या किया, कुछ एनर्जी को गेन किया, और फिर सी क्या किया, ये सी कन्वर्ट कर गया किस में, डी में, और ये क्या किया, Q3 एनर्जी को गेन किया। अब आप देखिए कि ए से डी में यहां भी बदला है, तो एक पाथ आपका ये हुआ, इसको हम कहते हैं पाथ 1। और एक दूसरा पाथ क्या हुआ कि ए पहले बी में बदला, बी से सी में बदला, और सी से किस में बदला, डी में बदला। तो ये जो पाथ है, जो पाथ 2 है, ये कितने स्टेप में हुआ, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तीन स्टेप में, और ये तो एक ही स्टेप में ना हो गया। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि यहां पर यदि ये क्यू एनर्जी गेन किया होगा, तो निश्चित तौर पर यहां कहा जा सकता है कि क्यू जो होगा ये बराबर होगा Q1 के प्लस Q2 के प्लस Q3 के। समझे इस लॉ को? क्या ये कहा, एक स्टेप में हो या 22 स्टेप में हो, इसका जो टोटल चेंज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हेस लॉ ऑफ हीट, कांस्टेंट हीट समेशन। इसमें आप टोटल हीट को जोड़ दीजिए तो वो इक्वल होगा यदि एक ही स्टेप में हो गया है तो। जैसे अभी आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे वो बिल्कुल सटीक इसका एग्जाम्पल है। हम इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं, इधर देखिएगा सभी लोग, इस पर थोड़ी चर्चा भी हुई थी। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और फिर ये ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके डायरेक्ट बना देता है कौन चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए कि ये रिएक्शन एक के स्टेप में हो गया, और ये रिएक्शन यहां पर जो CO2 बना, ये कितने स्टेप में हुआ, दो स्टेप में। तो मान लीजिए कि यहां पर Q1 एनर्जी रिलीज हुआ, यहां पर Q2 एनर्जी रिलीज हुआ, और मान लीजिए यहां पर Q3 एनर्जी रिलीज हुआ। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि Q3 जो होगा ये Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। यही है इसका समेशन, ठीक है। उतारेंगे इसको भी। तो इसका ये मतलब है कि टोटल चेंज इन एंथैल्पी जो है ये डिपेंड करता है किसी भी प्रोसेस के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर, ये इंटरमीडिएट स्टेट पर डिपेंड नहीं करता है।
क्या क्या बढ़ाएं इसको? Q1 है, Q2 है, Q3 है। अब इसमें आगे का टॉपिक होगा, बहुत सारा तरह का इंथैल्पी होता है, जैसे हीट ऑफ एटोमाइजेशन हो गया, हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गया, हीट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, हीट ऑफ सॉल्वेशन हो गया, हीट ऑफ सॉरी लेटिस एनर्जी हो गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गई। इन सब चीज़ों के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप नीचे एक पॉइंट लिखिए तो एरो देखे। क्या पॉइंट अभी बोले थे, याद है आपको? क्या कहा गया था? कहा गया कि टोटल चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन हीट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल state of the system or final state of the reaction. It do not depends on intermediate steps. बीच में कौन स्टेप हुआ इस सब बात से कोई फर्क चेंज इन इंथैल्पी को नहीं पड़ता है। लिखेंगे लिखेंगे चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन हीट of a chemical process change in enthalpy or change in heat of a chemical process depends on initial and final state of the system। यहां पर हम सिस्टम बोल रहे हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन से संबंधित बात है ये। डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। आगे लिखेंगे it does not depend on intermediate step। it does not depend on intermediate स्टेप या स्टेट भी आप लिख सकते हैं। एक और चीज देखिए, इधर देखिए, ए से ये किस में बदला है? डी में डायरेक्ट बदला है, और ए से फिर बदला डी में, लेकिन कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। आप ये बताइए कि 3 स्टेप में कोई रिएक्शन होगा तो जनरली टाइम ज़्यादा लेगा, और एक ही स्टेप में यदि कोई रिएक्शन हो जाए तो ऑब्वियसली टाइम कम लेगा। जानिए चेंज इन इंथैल्पी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई रिएक्शन बहुत तेजी से हो गया एक रास्ते से और दूसरे रास्ते से बहुत देर लगाया तो उसके एनर्जी में कोई चेंज आ जाएगा, कुछ नहीं, वो हमेशा स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स वी कैन से दैट change in enthalpy or change in heat of a reaction do not depends on time taken for the reaction। लिखेंगे change in enthalpy or change in heat or change in heat of a reaction do not depends on time taken for the reaction। ठीक है, आइए कल क्वेश्चन को बना लीजिएगा।